हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, सो हाउ टू डिटेक्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दिस इज रियली अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in the pharmacovigilance. Okay, so this is our another lecture in the series of pharmacovigilance lecture and we are discussing unit 1 from B.Pharm 8th semester. So आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे हर एक लेक्चर में क्या होता है, एंड में, लेक्चर के एंड में हम कुछ एमसीक्यू देते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उन एमसीक्यू को आप सॉल्व करें। वो सारे के सारे एमसीक्यू जो भी हम लेक्चर देते हैं उस लेक्चर पर बेस्ड होते हैं। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप सभी के फ्रेंड्स को भी बता दें कि यहाँ पर अभी हम फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड लेक्चर पढ़ा रहे हैं। सो व्हाट आर द मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन? So basically there are various method of detection of adverse drug reaction. These are pre-marketing safety evaluation. Okay, the second one is post-marketing surveillance. Third one is casualty assessment. Fourth one is communicating ADR. Fifth one is postal survey method. Sixth is de-challenge and re-challenge. Okay, what we are doing in the detection of adverse drug reaction. कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है ड्रग के मार्केट में आने से पहले ही पता लग जाते हैं एंड सम एडवर्स ड्रग रिएक्शन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम आफ्टर देयर लॉन्चिंग। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें ड्रग के लॉन्च होने से पहले पता नहीं लगते। ओके, सो we must learn these point. Okay, so first we must understand about the pre-marketing safety evaluation. Okay, so कोई भी drug market में आ रही, any drug coming into the market, drug is moving from preclinical study as well as clinical study. Okay, so in pre-marketing study we are doing both kind of study, preclinical study as well as clinical study. Clear? So in pre-marketing study is divided into two part. This is first animal study, or we can say preclinical study, and human study, that is we can say clinical study. So what we are finding in animal study, particularly regarding the safety evaluation, we want to find out about the adverse drug reaction, and adverse drug reaction, or we can say toxic effect, are we are able to find by toxicity studies. Okay, तो यहाँ पर toxicity studies की जाएंगी किस पर? We are doing these toxicity studies on the animals. Okay, so what kind of toxicity study we are doing in preclinical studies? We are doing acute and chronic toxicity studies. Acute and chronic toxicity studies की जाती हैं। इनके बारे में आप ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं कि what is acute and what is chronic toxicity studies. ओके, देन म्यूटाजेनिसिटी स्टडीज की जाती है। म्यूटाजेनिसिटी स्टडीज मींस इज योर ड्रग हैज अ पोटेंशियल टू कॉज म्यूटेशन। ओके, क्या हमारी ड्रग जो है म्यूटेशन कॉज करने की क्षमता रखती है? तो ये सब कुछ देखा जाता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एज वेल एज कार्सिनोजेनेटिसिटी, ड्रग का कार्सिनोजेनेटिसिटी पोटेंशियल भी देखा जाता है। ओके, एज वेल एज टेरेटोजेनेटिक पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज टेरेटोजेनेसिटी? टेरेटोजेनेसिटी मींस the adverse drug reaction is passed from one generation to next generation. Suppose किसी मदर ने ड्रग ली और उस ड्रग का इफेक्ट किस पर आया? बेबी पर आया। So the such kind of effect is known as a teratogenicity. So these are the toxicity studies. By this way we are able to find out the data on the animals. Okay, इसी डाटा पर, जिस डोज पर ये डाटा हमें मिलता है उस डोज को फिर एक्स्ट्रापोलेट करके ह्यूमन पर स्टडी की जाती है। ओके, सो फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडी मीन्स एनिमल स्टडी से हमें पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द ड्रग एंड द सेम एडवर्स रिएक्शन इज द ड्रग कॉजिंग ऑन द ह्यूमन। तो इसी सबको पता लगाने के लिए आगे फर्दर स्टडीज की जाती है किस पर? ह्यूमंस पर। ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग ऑन द ह्यूमन स्टडीज मीन्स clinical trials. So clinical trials generally students or people know about the phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 trial. But nowadays one more trial also introduced. The trial is known as a phase 0 trial. Okay, phase 0 trial. Okay, this is recently introduced in the phases. Okay, so just look at here what we are doing in phase 0 trial. We are doing माइक्रो डोजिंग स्टडी। सो माइक्रो डोजिंग स्टडी में क्या होगा?
मैक्सिमम कितनी डोज ली जाएगी? 100 माइक्रोग्राम। ओके, और इसके भी अगर कम से कम डोज ली जाएगी तो इसका 100th पार्ट लिया जाएगा, मतलब कि 1 माइक्रोग्राम ली जाएगी, और मैक्सिमम 100 माइक्रोग्राम डोज यूज ली जाएगी। देन इफ यू आर लुकिंग अबाउट द फेज 1 स्टडी, फेज 1 स्टडी में क्या होगा? लो डोज ड्रग यूज ली जाएगी। ओके, लो डोज वी आर यूजिंग एंड we are using a low number of population. Okay, so in phase first we are taking around 20 to 80 patient. Okay, 20 to 80 patient हम ले सकते हैं, clear? And in phase second what we are doing? We are doing efficacy study as well as we are doing safety study, clear? So efficacy and safety both are the important issue, and we are evaluating these two things in these studies, so we are able to find out about the safety of the drug as well as efficacy of the drug in this phase. Okay, and the number of patient higher than the phase 1. So phase 1 में 20 to 80 patient लेते हैं, यहाँ 100 to 500 patient हम लेते हैं. Okay, then if you are looking on the phase 3 study, then phase 3 study is about the safety evaluation and टॉलरेबिलिटी एवेल्युएशन. ओके, तो ड्रग को कितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, व्हाट अबाउट द सेफ्टी, ड्रग कितनी टॉक्सिक है, कितनी सेफ है, वो चेक किया जाता है. लार्जर पॉपुलेशन पर किया जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट 500 to 3000 नंबर तक पीपल पर किया जाता है. मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होती हैं. ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स पे किया जाता है. एल्डरली पेशेंट एंड कंप्रोमाइज पेशेंट पर भी किया जाता है सम स्पेसिफिक trials. Okay, so these are about the pre-marketing safety evaluation in phase 3 trial. After phase 3 trial result, the data which company get, and they file the data to the approval of the drug if they get the positive data. Okay, after phase 3 result, if company found the data are well and they are beneficial and not very toxic, then company submit their data to the drug regulatory authority. In India, drug authority is CDSCO, Central Drug Standard Control Organization. In America, it is US FDA. Okay, so in these study we are able to get about the pre-marketing data. यहाँ पर दो ड्रॉबैक है pre-marketing safety evaluation के. वो क्या है? वो फर्स्ट ये है कि अंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ADR, लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ADR मीन्स इस स्टडीज में क्या हो सकता है? द वन पॉसिबिलिटी इज 1% से भी कम ADR की फाइंडिंग हो. ओके, एंड दूसरा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ड्रॉबैक क्या है? ओवर आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पर क्या होगा? प्री क्लिनिकल स्टडीज में कुछ एडवर्स इवेंट दिखे तो उनको लिस्ट कर दिया जाता है, बट दीज एडवर्स इवेंट आर नॉट वेरी कैजुअल इन द human study, but companies are doing what? They listed these adverse event in the leaflet of the drug so that they can get legal protection. Okay, but such kind of information sometime misleading the practitioners. Practitioner means physicians. Okay, now looking on the post marketing surveillance study. Post marketing surveillance study, so what are the method of post marketing surveillance study? So post marketing surveillance means the drug is approved and drug is launched for the public. Okay, and now the drug is used for lot of population. Okay, जैसे कि आप लोगों ने अभी कोरोना के केस में देखा, रेमडेसिविर एंड फेविपिराविर was given emergency approval, and then both of these drug is approved for the larger population. Okay, so in post marketing surveillance, what there are some methods to check the adverse drug reaction in larger population. Okay, so the first method is spontaneous report, second one is clinical study, third one is meta analysis of clinical study, fourth is published case report, fifth is corrective action concerning newly identified ADR. So the first one is spontaneous report. What is spontaneous report? Spontaneous reports of ADR by physician, pharmacist or patient. Okay, so some patient suspect some ADR of the drug and they report through adverse drug reporting form to the regulatory agency like pharmacovigilance program of that country, and sometimes pharmacist and physician also report. But what is the drawback in the spontaneous reporting?
they are underreported. Okay, they are underreported means in country like India, pharmacist, physician having lot of burden and they are not regularly reporting about the spontaneous ADR. And in country like India, patient want to treat his or her disease. They do not want any kind of conversation with any other regulatory agencies. Okay, and patient are not well educated about the adverse drug reporting in the country like India. Then moving on the clinical study. So clinical studies, they are various method. The first one is cohort study, then case control study, as well as some other method is RCT, randomized controlled trial. Okay, so randomized control trial are generally used, double blind randomized control trial are used in phase 1, 2, 3 studies, but sometime we are also using randomized control trial for post-marketing surveillance study, but we are not able to get much beneficial data from this. Instead of that, cohort studies are giving, cohort and case control study giving the good results. Okay, so what is cohort study? Sometime examiner ask question, what is cohort study? So cohort study is what? In this study we are doing स्टडी ऑफ टू ग्रुप ऑफ पेशेंट. यहाँ पर दो ग्रुप ऑफ पेशेंट की स्टडी की जाती है. कैसे? एक ग्रुप ऑफ पेशेंट किसका? एक्सपोज्ड ड्रग का. एक्सपोज्ड ड्रग मींस द ड्रग फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन. यहाँ पर उस एक्सपोज्ड ग्रुप कौन सा है? सपोज करिए ड्रग ए, जैसे कि माना कि रेमडेसिविर है, तो रेमडेसिविर की अगर हम कोहार्ट स्टडी कर रहे हैं तो एक ग्रुप वो है जिसको रेमडेसिविर का डोज लगा है, तो वो रेमडेसिविर से एक्सपोज्ड हो गया है. तो एक ग्रुप तो क्या हो गया? रेमडेसिविर का एक्सपोज्ड ग्रुप हो गया. तो उस पर उसका डाटा क्या आया है? ओके, एंड अनदर ग्रुप अनएक्सपोज्ड ग्रुप. सपोज करो सेम कोरोना के ही पेशेंट है और जिनको रेमडेसिविर नहीं लगा है, तो उनका डाटा और एक्सपोज्ड का डाटा, तो इन डाटा को कंपैरिजन किया जाता है एंड वी आर फाइंडिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. ओके, सो दिस इज अबाउट द कोहार्ट स्टडी. Then case control studies. Case control study means in which patient who already have a certain condition are compared with people who do not. Okay, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जैसे कि सपोज करिए कि हम ड्रग एक्स ले रहे हैं. ओके, और ये ड्रग एक्स जो है रीनल फेलियर पेशेंट को दी जा रही है. तो अब यहाँ पर पेशेंट कैसे हो गए ट्रायल्स के अंदर? जो पेशेंट जिनका कि रीनल फेलियर है, ओके, जिनकी रीनल की कंडीशन कैसी है? फेलियर जैसी है या क्रिटिकल है, तो ये सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हो गया. अब इन्हीं को कंपेयर किया जाएगा किससे? वो लोग जिनकी की रीनल फेलियर कंडीशन नहीं है. ओके, तो इसको केस कंट्रोल स्टडीज बोला जाता है. तो यहां पर डाटा को कंपेयर किया जाता है सेम ड्रग का. सेम ड्रग की स्टडी किस पर? केस कंट्रोल, मतलब कि जैसे कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, रीनल फेलियर हो गए या कार्डियक फेलियर पेशेंट हो गए या फिर लीवर फेलियर पेशेंट हो गए, तो जो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है उनके साथ में और जो नॉन कंप्रोमाइज पेशेंट है उनके साथ में सेम ड्रग का डाटा चेक किया जाता है और उसको एवेल्युएट किया जाता है कि किस पेशेंट, किस ग्रुप ऑफ पेशेंट में कितने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रहे हैं. तो इस तरह से फिर जो है हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलते हैं. तो देन दे आर रिपोर्टेड. ओके, देन फर्दर देयर इज अ मेटा एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल स्टडी. नाउ व्हाट इज मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस को समझिए. मेटा एनालिसिस में क्या है? ड्रग हमारी अप्रूव हो चुकी है, मार्केट में लॉन्च है, मतलब पब्लिक उस ड्रग को ले रही है. तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? बहुत सेम ड्रग जो है, मान लीजिए रेमडेसिविर का ही मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ. ओके, सो रेमडेसिविर को कहाँ यूज़ किया? सपोज करिए इटली में यूज़ किया. रेमडेसिविर को ही इटली के किसी दूसरे शहर में यूज़ किया या रेमडेसिविर को किसी दूसरी कंट्री में यूज़ किया गया. ओके, तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का डाटा लिया जाएगा सेम ड्रग का और सेम एंड पॉइंट का. एंड पॉइंट भी सेम होना चाहिए. जैसे कि रेमडेसिविर में हम एक ही हमारा एंड पॉइंट है कि क्रिटिकल पेशेंट के अंदर रेमडेसिविर कितना उस पेशेंट को जल्दी रिकवर करती है फ्रॉम द कोरोना और उसमें लंग्स पर कितना अटैक कम करती है. तो ये हमारे एंड पॉइंट्स हो गए कि कोरोना से कितनी जल्दी रिकवर कर देगी. लाइक क्रिटिकल पेशेंट, लाइक द पेशेंट हु आर कार्डियक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट, उनको कोरोना हुआ है. तो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन जब दो अलग अलग और मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल में सेम
कंडीशंस हों, तो उन सभी क्लिनिकल ट्रायल का अलग अलग का डाटा है। अब इन सभी क्लिनिकल ट्रायल के डाटा को पूल किया जाएगा। ओके, सब इनिशियली क्या हुआ था, जैसे सपोज करिए इटली में कोई ट्रायल हुई तो उसका एक अलग डाटा मिला। ओके, ब्रिटेन में कोई ट्रायल हुई उसका अलग डाटा मिला, इंडिया में कोई क्लिनिकल ट्रायल हुई उसका अलग डाटा मिला, बट ये सब में ड्रग सेम थी, एंड पॉइंट सेम थे। अब इन सभी क्लिनिकल ट्रायल के डाटा को पूल किया जाएगा, एक साथ लिया जाएगा, एंड तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास में नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा हो जाएंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट। ओके, एंड जब बहुत सारे डाटा को पूल किया जाएगा तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ एनलार्जिंग द डाटा इज हाई। ओके, ओवरऑल बैलेंस जो है, एविडेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और उस केस में क्या करेंगे, हम जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं और पावर ऑफ सिग्निफिकेंस भी इंक्रीज कर देंगे, और पावर ऑफ कंक्लूजन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, सो अगर सिग्निफिकेंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, जैसे 95 से लेकर 99 तक चले गए हम जो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में, तो इससे और ज़्यादा जो है ड्रग के इफेक्टिवनेस और ड्रग की सेफ्टी का डाटा जो है पता लगेगा। ओके, सो दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी फॉर फाइंडिंग द ADR। क्लियर एवरीवन? देन पब्लिश्ड केस रिपोर्ट। ओके, नाउ यहां पर पब्लिश्ड केस रिपोर्ट में क्या होगा, whenever any practitioner are getting the adverse drug reaction of a drug, then they publish a case report। ओके, तो यहां पर केस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है जर्नल्स के अंदर। ओके, और उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी तक भी सेंड किया जाता है कि वी आर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वन इंपॉर्टेंट केस और टू इंपॉर्टेंट केस हैविंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द पब्लिश्ड केस रिपोर्ट। यहाँ पर केस रिपोर्ट काफ़ी सारे जर्नल्स लिटरेचर आपको मिल जाएंगे, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि पर्टिकुलर किसी एक कंट्री में केस रिपोर्ट मिलेगा, हो सकता है वह सिमिलर काइंड ऑफ केस रिपोर्ट लाइक एशियन पॉपुलेशन में मिले, बट दूसरी जो अदर पॉपुलेशन है लाइक अमेरिकन और अफ्रीकन उसमें नहीं मिले। मीन्स यहाँ पर ड्रग का जेनेटिक वेरिएशन दिख जाएगा कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। ओके, देन करेक्टिव एक्शन कंसर्निंग न्यूली आइडेंटिफाइड ADR। ओके, व्हाट पर्टिकुलरली दिस पॉइंट से ये पॉइंट क्या कह रहा है, particularly if the researcher find a new adverse drug reaction, they identify a new adverse drug reaction। अगर किसी ड्रग का कोई नया एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता लगा है तो उसके लिए उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे राइटिंग द लेटर। व्हाट scientist community writing the letter, or the company who is related with the manufacturing of the drug, they writing the letter to the practitioner or a pharmacist। ओके, उनको लेटर्स लिखेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि एक्स ड्रग का जो है नया एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता लगा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द राइटिंग द लेटर। देन पैकेज इंसर्ट रिवीजन। जनरली व्हाट हैपन, कंपनीज आर डूइंग रिवीजन ऑफ देयर पैकेज इंसर्ट। आप कभी भी अगर कोई ड्रग लेते हैं तो उसका एक बॉक्स आता है, पैकेज आता है, उसके अंदर क्या होता है, एक लीफलेट होता है। दैट लीफलेट इज नॉन एज अ पैकेज इंसर्ट। ओके, सो इस पैकेज इंसर्ट का रिवीजन होगा। ओके, तो यहाँ रिवीजन होने के बाद में जो नया साइड इफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है उस साइड इफेक्ट को उसमें मेंशन किया जाएगा, ताकि जो भी लोग उस नई ड्रग को लें उनको पता लग जाए कि ये एडवर्स इवेंट इस ड्रग में और मिल रहा है। देन मेडिसिन रिकॉल। ओके, दिस इज जनरली अ रेयर केस, बट रिकॉल कब किया जाएगा, जब कभी भी कोई नया आइडेंटिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, उस केस में रिकॉल किया जाता है। तो यहां पर आपने देखा होगा काफी सारे जैसे रेफेकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, इन ड्रग को वापस रिकॉल किया गया था बिकॉज दे आर कॉजिंग सम कार्डियक एडवर्स इवेंट। ओके, तो रिकॉल, ड्रग को रिकॉल तभी किया जाता है जबकि उसका जो बेनिफिट है वो कम हो और रिस्क बहुत ज्यादा हो। ओके, सो दीज आर अबाउट द करेक्टिव मेजर्स। क्लियर एवरीवन? नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कैजुअलिटी असेसमेंट। ओके, कैजुअलिटी असेसमेंट हम कब करेंगे, कैजुअलिटी असेसमेंट पे भी हम एक पूरा सेपरेट लेक्चर लेने वाले हैं, बट यहां पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कैजुअलिटी क्या है।
सो कैजुअलिटी असेसमेंट मीन्स, कैजुअलिटी क्या है उसको समझिए. कैजुअलिटी मीन्स लिंकिंग ऑफ एडीआर टू मेडिसिन और अदर कोज. ओके, समटाइम व्हाट हैपन, हम ड्रग ले रहे, पेशेंट इज टेकिंग द ड्रग बट and patient experiencing the ADR. Okay, but it is not necessary that ADR is related with the medicine. Okay, or there may be a possibility that ADR is related with some other cause. Other cause means their patient may be taking herbal supplement, patient may be taking some food, as well as there are some environmental factor or some genetic factors. Okay, so there are some other factors. So casualty assessment में क्या किया जाएगा, पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिला है वो ड्रग एक्स की वजह से ही मिला है, कोई और रीजन उसमें नहीं है, इसको कंफर्म किया जाएगा. तो यहाँ कैजुअलिटी असेसमेंट पे आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये अलग से टॉपिक भी दिया हुआ, तो इस पर हम और काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे. बट यहाँ कुछ पॉइंट समझ लीजिए. हाउ वी डिटरमाइनिंग द कैजुअलिटी, कैजुअलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा. ओके, सो दे आर सम एसोसिएशन विद द कैजुअलिटी. ओके, सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. सो व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है. सो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, जैसे कि मैं आपको लोगों को एग्जांपल देता हूं. जैसे कि हमने कि पेशेंट ने एस्पिरिन ली और एस्पिरिन लेने से उसको अल्सर हुआ या जीआईटी ट्रैक्ट की ट्रबल हुई. तो जनरली एस्पिरिन लेने से या एनएसएआईडी लेने से काफ़ी लोगों को जीआईटी ट्रैक्ट की ट्रबल होती है, अल्सर होता है. तो ये काफ़ी और रेगुलरली फ्रीक्वेंटली होता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा उस पॉइंट को स्ट्रेंथ दे रहा है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है कि जनरली ऐसा ड्रग को लेने से ये साइड इफेक्ट लगातार काफ़ी लोगों में होता है, सभी तरह की पॉपुलेशन में होता है. तो ये इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. सच काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नोन एज अ strength of association. Okay, then consistency of observed evidence. Okay, so what is it? Consistency means जब हम ड्रग X ले रहे हैं, okay, कोई ड्रग ली जा रही है और उस ड्रग के साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज़्यादातर केस में मिल रहा है, मीन्स कंसिस्टेंटली मिल रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज वेरी फ्रीक्वेंट विद द ड्रग X. ओके, सो दिस इज नॉन एज अ कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड एविडेंस. सो यहाँ हम इसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन को लिंक कर सकते हैं मेडिसिन के साथ में. ओके, कि इसी मेडिसिन की वजह से हो रहा होगा. देन टेम्पोरलिटी ऑफ रिलेशनशिप. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्रग लेने के बाद में कुछ पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है और कुछ को नहीं आता है. Some people experiencing adverse drug reaction immediate after the taking of the medicine, and some people experiencing adverse drug reaction after 2 week, 3 week और 1 month. ओके, उनको 1 महीने बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखा और किसी को ड्रग लेते ही दिख गया. यहाँ पर जो है वो टेम्पररीली जो है रिलेशनशिप बन रहा है कि इस मेडिसिन से ही हुआ होगा, बट इट इज नॉट ट्रू दैट this medicine actually causing this adverse drug reaction. Okay, यहाँ पर हम किसी एक ड्रग पर 100% आरोप नहीं लगा सकते कि इसी की वजह से होगा. यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी. ओके, सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप नॉन एज अ टेम्पररिटी ऑफ रिलेशनशिप. देन डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप. डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप में क्या होगा, हाई डोज हैविंग हायर चांस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड लो डोज हैविंग अ लेस चांस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन और लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ओके, सो दिस इज नॉन एज अ डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप. देन confounding report. Confounding reports means if a patient is taking drug, okay, patient कोई drug ले रहा है but patient having some critical condition, so there is a possibility patient is taking multiple drugs. So it is not necessary that the adverse drug reaction is just because of drug A. There is a possibility that adverse drug reaction may be of drug B or C. Or patient is also taking herbal supplement, patient is taking food, patient environment is changed. So there are some other factor as well.
सो वी कैन नॉट एक्सक्लूड दोज अदर फैक्टर। अगर वो अदर फैक्टर एक्सक्लूड किए जा सकते हैं, उनकी वजह से नहीं हो रहा है, देन वी कैन मेक द एसोसिएशन और लिंक विद द ड्रग। अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज अकरिंग इन द पेशेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग ए। ओके, सो होपफुली आप लोगों को डिटरमाइनिंग ऑफ कैजुअलिटी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द कम्युनिकेटिंग ऑफ एडीआर। ओके, सो यहाँ पर एडीआर का कम्युनिकेशन किया जाता है, यहाँ पर सबको बताया जाता है, जैसे कि लेटर्स के थ्रू और मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू, एज वेल एज कंपनीज आर सेंडिंग रिपोर्ट्स टू द रेगुलेटरी एजेंसी। ओके, रेगुलेटरी को बताया जाएगा, यहाँ पर रेगुलेटरी एजेंसी को वो कम्युनिकेट करेगी, एंड देन रेगुलेटरी एजेंसी एज वेल एज फार्माकोविजिलेंस सेंटर विल रिपोर्टिंग टू द WHO। ओके, clear everyone? So this is about the communicating the ADR. Okay, one more point about the casualty assessment. Casualty assessment कौन करेगा? Who are responsible for the casualty assessment? Okay, so the manufacturer are responsible, drug regulatory agency are responsible, as well as DTC, drug therapeutic committee is responsible for casualty assessment. Okay, then just look on the next one, postal survey method. Postal survey method is another method to measure the ADR. ये कब किया जाता है? After the use of drug, after the approval of the drug and after 2 years of the launching. ड्रग के 2 साल बाद लॉन्च होने के बाद इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ सर्वे क्वेश्चन आयर होते हैं अबाउट द ड्रग, ड्रग की डोज के बारे में, ड्रग की फ्रीक्वेंसी के बारे में, ड्रग के एडीआर लिस्टेड, उसमें क्वेश्चन आयर में एडीआर लिस्टेड किए जाते हैं, और प्रैक्टिशनर फिजिशियन को ये सर्वे क्वेश्चन आयर भेजा जाता है और उनसे रिपोर्ट्स ली जाती है। तो इसमें पोस्टल सर्वे मेथड के थ्रू प्रैक्टिशनर से जो है डाटा लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, इससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पता लगाया जा सकता है। Then de-challenge and re-challenge method. So what is de-challenge and re-challenge method? De-challenge means suppose ड्रग ए की वजह से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, तो अब यहाँ क्या किया जाएगा? डी-चैलेंज में क्या किया जाएगा? ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब ड्रग को विड्रॉ करने से अगर पेशेंट के एडवर्स ड्रग रिएक्शन में नहीं आया, अगर पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डी चैलेंज। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग के विड्रॉ करने से अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं आया तो उसी ड्रग ने ये एडवर्स रिएक्शन किया होगा। यहाँ हम 100% कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट काफ़ी हद तक ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इसी ड्रग से हुआ है, बट इट इज़ नॉट 100% श्योर। देन व्हाट अबाउट द री-चैलेंज? व्हाट इज री-चैलेंज? री-चैलेंज क्या है? री-चैलेंज कराने के लिए पहले इथिकल कमिटी से अप्रूव कर लेना होगा। क्यों? क्योंकि री-चैलेंज का मतलब है कि किसी पेशेंट को अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है किसी एक ड्रग से, ड्रग ए से, तो ड्रग ए को दोबारा से पेशेंट को दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? दोबारा अगर हम पेशेंट को देंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ जाए, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए। तो इस केस में क्या होगा? री-चैलेंज करने के लिए इथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, so these are the some method of detection of adverse drug reaction. I hope you people are able to understand all of these method. So in next lecture we'll discuss about the reporting of ADR. Okay, so आपके syllabus में दिया हुआ है detection of ADR और reporting of ADR. So we are discussing reporting of ADR in next lecture. Now Here I discuss some MCQ. यहाँ मैंने कुछ आप लोगों से MCQ डिस्कस कर रहा हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर को अच्छी तरह से समराइज करके आप लोगों को बताया है, तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।